बच्चों कैसे हो बेटा। डेली करंट अफेयर का टॉपिक आपका चल रहा है, ठीक है। लास्ट क्लास है, मुझे मुझे उम्मीद है कि आपने देख ली होगी। चलो करंट टॉपिक पे आते हैं। फिलहाल अभी डेली करंट अफेयर का टॉपिक है आपका 30 और 31 मार्च की आपकी करंट अफेयर है। 20 क्वेश्चन प्लस इंपोर्टेंट आपको इसमें मिलेंगे, कम से कम मिनिमम, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूरी साल इंपोर्टेंट बने रहेंगे जितने भी आप एग्जाम दोगे। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा। देखो ये जो टॉपिक है ना, ये वाला अभी हाल ही में एक न्यूज अपडेट हुई है। ये क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपसे, अभी समझना इसको। यदि आपका क्वेश्चन बनता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष यूएनओ ने किस वर्ष को घोषित किया है, मतलब अनाउंस किया है, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो समझो, यूएनओ है जिसको हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, जो एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो इसको मैनेज करती है पूरे सभी कंट्री को एक तरह से, ठीक है। तो उसमें है एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये अनाउंस करता है, ठीक है। अब इसने क्या करा है, 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष, पूरी साल को 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित कर दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, यानी कि मोदी जी के प्रयासों से ये पॉसिबल हो पाया है। उन्होंने इस सिलसिले में एफर्ट किया है। तो 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा दिवस घोषित किया है, या हम इसे कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष किसे घोषित किया है। आंसर होगा 2023, ठीक है। 23 की जगह वो आपसे 24 का भी पूछ सकता है, कौन, एग्जामिनर, कि 2024 को हम किस वर्ष के रूप में मनाते हैं। आपका आंसर होगा अंतरराष्ट्रीय कैमोलिड वर्ष के रूप में हम 2024 को मनाते हैं, यानी कि इसको मनाने का अनाउंस किया है बाय यूएनओ। अब कैमोलिड मतलब जो ऊंटों से संबंधित है, कैमल ऊंट से संबंधित है, ठीक है, इस वर्ष को कहते हैं हम। अब मैं बात करता हूँ, 24 हो गया, 23 हो गया, 22 पे आ जाओ। अंतरराष्ट्रीय मत्स्य पालन वर्ष, या अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल मत्स्य पालन वर्ष, इंटरनेशनल जलीय कृषि वर्ष, या इंटरनेशनल कांच वर्ष, कांच मतलब ग्लास ईयर, किसे कहते हैं या किसे अनाउंस किया गया है। आंसर होगा 2022। ये पॉइंट्स क्लियर हो गया। अब आपसे 2025 को पूछ सकते हैं कि 2025 को हम यूएनओ ने किस वर्ष के रूप में अनाउंस किया है। आंसर होगा ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, या इसका उल्टा कर दो कि यूएनओ ने इसमें कि ग्लेशियर अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ग्लेशियर प्रिजर्वेशन ईयर के रूप में किस वर्ष को अनाउंस किया है बाय यूएनओ। आपका आंसर होगा 2025। तो क्वेश्चन या तो इधर से बना लो या इधर से बना लो, बात एक ही है। ये पॉइंट्स आपका क्लियर होता है भाई। अब मैं बात करता हूं टाइगर ट्रायम्फ 24। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि टाइगर ट्रायम्फ 24 क्या है, पता होना चाहिए क्या है। आपका आंसर होगा ये एक अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है। लेकिन प्रैक्टिस किसके बीच में प्रैक्टिस है भाई। यह है आपका अमेरिका और भारतीय सेनाओं की कंबाइंड एक प्रैक्टिस है। लेकिन प्रैक्टिस, चलो क्लियर हो गया यहां तक, लेकिन प्रैक्टिस है तो ये कहां पर हुई है। अगला क्वेश्चन है, पूछ लेंगे कि ये जो अभ्यास है ये कहां पर हुआ है। आंसर होगा काकीनाडा तट। काकीनाडा तट यानी कि कोस्ट, ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कहां पर हुआ ये भी पूछ लेंगे। क्यों हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है मानवीय सहायता यानी कि ह्यूमन हेल्प, व आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसके नाम में ही है कि भाई कोई भी डिजास्टर आती है, बाढ़ वगैरह आ जाओ, भूकंप आ जाओ, या कोई भी चीज हो जिससे मानव सिस्टम वहां का संकट में हो, परेशान हो, तो उनको सहायता पहुंचाने के लिए, तुरंत वहां से निकालने के लिए एक प्रैक्टिस करी गई है। तो ये है आपका टाइगर ट्रायम्फ 24 अभ्यास, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब मैं बात करता हूं सोकोट्रा द्वीप समूह। बेटा सोकोट्रा द्वीप समूह बहुत ही फेमस है इस समय। दो दिन की न्यूज़पेपर में कम से कम 2-3 बार ये वर्ड आ गया, यानी कि हाईलाइट है। तो सोकोट्रा द्वीप समूह के पास ये पड़ता है बे ऑफ अदन, यानी कि अदन की खाड़ी में पड़ता है, जो पड़ता है हिंद महासागर। अदन की खाड़ी में हल्का सा बता दूं, ये हमारा आपका है इधर अफ्रीका महाद्वीप है,
अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर हमारा इस तरह से ये पड़ता है भाई साहब, ये हमारा भारत है यहाँ, तो यहाँ पड़ता है ये हमारा मेडिटेरियन सी है, ये हमारा रेड सी है यानी कि लाल सागर है। यहाँ से होते हुए हम ऐसा आते हैं भारत, जब भी आते हैं तो ये रास्ते में पड़ता है यहाँ पर अदन की खाड़ी, इसको बोलते हैं अदन की खाड़ी। ठीक है, तो अदन की खाड़ी में पड़ता है सोकोट्रा द्वीप समूह। यहाँ पर जो यहाँ पर अभी आपने न्यूज में सुना होगा कि भाई यहाँ पर कई जहाज हूती विद्रोह कौन से देश में है, यमन से संबंधित है वे, वो आने जाने वाले जहाजों पे अटैक कर रहे हैं, उन पर कब्जा कर रहे हैं। और यहाँ पड़ता है सोमालिया अफ्रीका में, यहाँ के जो लुटेरे हैं वो आते जाते जहाज को लूट रहे हैं। तो अभी आपने एक न्यूज देखी होगी कि हमारी भारतीय नेवी ने बहुत ही शानदार जानदार तरीके से एक जहाज को उनसे मुक्त करवाया है। कम से कम 12 से 15 सोमालिया लुटेरों को कब्जे में भी लिया है, गिरफ्तार भी करा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, हमारे देश के लिए गर्व की बात है। बस आपको इसकी लोकेशन ध्यान रखनी है, ये आपका पॉइंट है। मुख्य चुनाव आयुक्त, तो जैसे कि चुनाव में माहौल गर्म है, लोकसभा का चुनाव इस समय बहुत ही जोरों पर है जो होने वाला है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे प्रेजेंट में, राजीव कुमार। कौन से नंबर के हैं, 25वें नंबर के हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन्हीं के कंधों पर है पूरा चुनाव का सिस्टम पूरा करवाने का। फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है हमारे, सुकुमार सेन है। वो बहुत ही फेमस है, उनके ऊपर एक रिकॉर्ड है, उनके नाम पे एक रिकॉर्ड है कि एकमात्र मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भारत के जिन्होंने विदेशों में भी चुनाव करवाया है। सूडान देश में चुनाव हुए थे वो पहले उन्होंने ही करवाए थे, किन्होंने, सुकुमार सेन ने। ये रिकॉर्ड उनके नाम पर है। आगे बढ़ता हूं मैं, नॉलेज के लिए पढ़ो पॉइंट भाई। एंटोनियो गुटेरेस, ये है हमारे यूएनओ महासचिव। यही यूएनओ की बात कर रहा हूं मैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की, इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। अभी जो केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तो उनके संबंध में कोई टिप्पणी करी है, इसलिए बहुत ही हाईलाइट हो रहा। जो फ्रेशर बच्चे वो जरूर नोट कर लें इसको। मैथ्यू एबडेन और रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है, क्वेश्चन ये बन जाएगा मेरा। मैथ्यू एबडेन, आपका आंसर होगा टेनिस। टेनिस तो आप सभी समझते हो, ठीक है। अब ये मैथ्यू एबडेन कौन से देश से खिलाड़ी हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं आपके हमारे भारत से। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। जमानत राशि पूछ लेंगे बेटा, अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं तो पता होना चाहिए कौन सा कि चुनाव में जमानत राशि कितनी होती है, किसकी जमानत राशि सुनी होगी भाई। कोई बहुत बुरी तरीके चुनाव हार गया तो लोग कहते हैं कि भाई इसकी तो जमानत भी जब्त होगी, जमानत जब्त कहते हैं ना, ये लाइन सुनी होगी आपने। अब जमानत जब्त कैसा होती है, यानी कि ये जो जमानत राशि जमा होती है उनकी जब्त हो जाती है, मिलती नहीं है वापस। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा कुछ हर सीट पर कुछ कुछ सीटें फिक्स करी होती हैं कि भाई इतनी सीटें आपको जीतनी ही होंगी, लानी ही होंगी मिनिमम। लेकिन जो मिनिमम क्राइटेरिया भी क्रॉस नहीं कर पाता उसकी जमानत जब्त हो जाती है। अब जब लोकसभा चुनाव में 25,000 जमानत राशि है, ये पॉइंट ध्यान में सारे, लेकिन ये जनरल के लिए है। लोकसभा में SC ST के लिए 12,500 जमानत राशि है। और ठीक है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, उनमें 15,000 उसकी जमानत राशि होती है। यदि पूछे आपसे विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली की जमानत राशि क्या है, आपका आंसर होगा 10,000। तो ये जमानत राशि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। अब मैं बात करता हूँ भारत रत्न 2024। सबको पता है, हाईलाइट है, मोस्टली देख लिया होगा बच्चे ने, लेकिन फिर भी मैं 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूँ इसके। भारत रत्न 2024 में टोटल 5 लोगों को मिला है। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, लिख लेना। 5 लोगों में कौन से हैं? ये हमारे चौधरी चरण सिंह जी हैं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव जी हैं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। कर्पूरी ठाकुर हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं। ये रही है हमारी क्या, ये हमारी रही हैं कर्पूरी ठाकुर, पूर्व CM ऑफ बिहार। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपका किस बारे में। अगले हैं आपके MS स्वामीनाथन। इसको बोलते हैं फादर ऑफ हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, किसमें? भारत में, यानी कि हरित क्रांति के जनक भारत में किसे कहा गया है? MS स्वामीनाथन को। ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का। अगले हैं 5वें बंदे हैं आपके, कौन? लाल कृष्ण
आडवाणी जी, ये हैं आपके, ठीक है। इन चारों को तो मरणोपरांत मिला है, बाकी लाल कृष्ण आडवाणी अभी जिंदा है, तो उनको अभी हाल ही में मिला है भाई। तो टोटल 5 हो गए। इसमें से एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि अब तक टोटल कितने व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। आंसर होगा आपका 53। ये आपका पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा टॉपिक समझ में आया होगा आपको।